हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर। ठीक है, तो सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे, जो हमारे 20 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, हालांकि 16 एमसीक्यूज हमारे पार्ट ए में रहते हैं और 4 एमसीक्यूज हमारे पार्ट बी में रहते हैं, लेकिन हम सीरियल वाइज चलेंगे। पहले हम एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेट्स सी कि कितनी वीडियोस उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। लगभग आपके 10 से 12 वीडियोस में ये पेपर आपका फिनिश अप हो जाएगा। ठीक है, और पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई का जो सैंपल पेपर बच्चे आता है उसी के अकॉर्डिंग जो पेपर है वो डिजाइन होता है। मतलब आपने इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, जो पेपर सीबीएसई ने दिया हुआ है उसी पर बेस्ड पेपर वो लोग बनाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई का सैंपल पेपर आपने अच्छे से घोंटना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो हम लोग देखें। तो क्वेश्चन हमारा है बच्चे, Anthony, a partner, was being guaranteed that his share of profit will not be less than 60,000 per annum. Deficiency, if any, was to be borne by other partners Amar and Akbar equally for the year ended 31st March 2024. The firm incurred loss of rupees 1,80,000. What amount will be debited to Amar's capital account in total at the end of the year? Options आपके पास हैं 60,000, 1,20,000, 90,000 and 80,000. These are the options. तो क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। तो बच्चे देखो, क्वेश्चन ब्रेक करके समझते हैं कहानी। एक एंथनी है जो कंपनी में एंटर कर रहा है। इस एंथनी को गारंटी मिली है कि योर प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 60,000, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो 60,000 से कम नहीं होगा। ऐसी गारंटी इसको दे रखी है। किसने? वो दी है अमर और अकबर ने, जो कि फर्म के ओल्ड पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो लिखा है ना, डेफिशिएंसी वाज बोर्न बाय अमर एंड अकबर इक्वली, यानी जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी, है ना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर है। टॉपिक हमारा फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वहां से क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, तो कहानी है कि एंथनी को 60,000 प्रॉफिट की गारंटी मिली, और अगर 60,000 से उसको प्रॉफिट 60,000 नहीं मिल पाता, सपोजिंग अगर प्रॉफिट उसको 60,000 नहीं मिल पाता, तो वो जो प्रॉफिट है या जो डेफिशिएंसी है वो कौन झेलेगा बच्चे? वो अमर और अकबर झेलेंगे। ठीक है, किस रेशियो में? इक्वली कहा हुआ है। अब कहानी में क्या ट्विस्ट आया कि भैया फर्म को लॉस हो गया, 1,80,000 रुपए का फर्म को लॉस है। ठीक है, अभी जो लॉस है ना 1,80,000 का, क्या उसमें कोई शेयर होगा एंथनी का? तो अब बिग नो फॉर इट, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो प्रॉफिट की गारंटी मिली है ना, तो उसको तो कहा है ना कि तुझे हर साल प्रॉफिट दिया जाएगा, तो इस लॉस में उसका कोई रोल नहीं है। अब अगर लॉस होती है तो 60,000 का प्रॉफिट मिलने की तो बात ही नहीं हो सकती एंथनी को। एंथनी को हम प्रॉफिट कहां से दें जब हमको खुद ही लॉस हुआ पड़ा है? जब फर्म को खुद ही लॉस हुआ पड़ा है तो प्रॉफिट तो एंथनी को मिलने से रहा। ठीक है, अब क्या होगा? अमर और अकबर को ही ये जो 180 की लॉस है झेलनी पड़ेगी, साथ में उस बंदे को 60,000 रुपए एज अ प्रॉफिट देना पड़ेगा एंथनी को। तो ये भी कंपनी की लॉस हो गई। तो अब जो कंपनी की अल्टीमेट लॉस निकले ना बेटा, 180 प्लस 60 जोड़ दोगे आप, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2,40,000 रुपए। ठीक है, तो अल्टीमेटली 2,40,000 की लॉस हो जाएगी, क्योंकि आपने गारंटी दी थी उसको 60,000 रुपए की, और वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो जो 2,40,000 है एज अ लॉस किन में बटेगा? वो बटेगा अमर और अकबर में। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि अमर का जो कैपिटल अकाउंट है वो कितने से डेबिट जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, डेबिट जाएगा, क्योंकि अमर और अकबर दोनों लॉस झेल रहे हैं, और लॉस झेलते वक्त पार्टनर्स हमेशा डेबिट जाते हैं। तो अमर कितने से डेबिट जाएगा? 2,40,000 के दो हिस्से करेंगे, आधा ही झेलेगा आधा ही झेलेगा। तो 2,40,000 का आधा हुआ बच्चे 1,20,000। तो जो अमर का कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट जाएगा 1,20,000 से। तो 1,20,000 वाला ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। ठीक है बात, चलिए फटाक से अगर स्क्रीनशॉट लेनी हो आपको ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, एसेट्स एंड रीजन है। तो क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। एक बात देखो आप, कहता है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट उस समय ओपन होते हैं जब कंपनी के जो कैपिटल अकाउंट है वो मेंटेन होते हैं थ्रू दी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, है ना। हमारे पास कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के बच्चे दो तरीके होते हैं, या तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करें या हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करें। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो वहां पर सिर्फ एक अकाउंट खुलता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट की नीड वहां पर नहीं होती। और जब हम लोग मेंटेन कर रहे होते हैं अपना कैपिटल बाय दी फिक्स कैपिटल मेथड, तो हमें वहां पे दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। द फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट एंड द सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो पहली स्टेटमेंट है ना कि पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो नहीं भाई, करंट अकाउंट तब खुलता है जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है बच्चे। फिर कहता है कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल द ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल आर डन थ्रू द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो सही बात दूसरी बोल रहा है कि अगर कैपिटल मेथड आपने फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू करा हो, यानी अपनी कैपिटल को मेंटेन करने का काम आप लोग कर रहे हो फिक्स कैपिटल मेथड से,
तो उस केस में जो करेंट अकाउंट खुलेगा उसमें सारी इनकम, सारे खर्चे पार्टनर से रिलेटेड जाएंगे एक्सेप्ट द कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर कहानी ये है कि जो एसर्शन है वो तो रॉन्ग है, बट जो रीजन है वो ट्रू है। ठीक है, तो यहां पर आपके बच्चे जो डी वाला ऑप्शन है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ बच्चे? चलिए हम मूव करें थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है कि फोरफीचर ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ डैश कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें ना कंपनी अकाउंटिंग की, तो कंपनी की जो कैपिटल है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहली कैटेगरी है ऑथराइज कैपिटल, यानी आपको कितनी अथॉरिटी मिली, आपको जितनी अथॉरिटी मिली होगी उतना ही आप कैपिटल मार्केट में घुमा सकते हैं, उतने शेयर आप इशू कर सकते हैं, उससे ऊपर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी इशूड कैपिटल, आप पब्लिक को ऑफर कितना कर रहे हैं शेयर खरीदने के लिए। और तीसरी कैपिटल है बच्चे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कितने लोगों ने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट किया या कितने लोगों ने आपके शेयर के लिए अप्लाई किया, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, लेट्स सपोज किसी कंपनी की मान लीजिए 1 लाख रुपए ऑथोराइज कैपिटल है। ठीक है, ये डिवाइडेड है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच में। ठीक है, तो ये तो ऑथराइज कैपिटल हो गई। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल आपकी, आप शेयर फोरफिट कर लीजिए। फोरफिट करने का मतलब क्या होता है, आप शेयर कैंसिल आउट करते हैं, सामने वाले के शेयर वापस ले लेते हैं। तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? ऑथोराइज कैपिटल पर काहे का फर्क भाई? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट्स सपोज आपने ठीक है, ये 10,000 शेयर आपके पास टोटल हैं, आपने 8,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए 10 के हिसाब से। ठीक है, तो बनते हैं आपके 80,000 रुपए के। तो ये तो आपने पब्लिक को ऑफर की हैं, पब्लिक सब्सक्राइब करे ना करे वो बात का मैटर हुआ, आपने पब्लिक को ऑफर दिया। तो अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता भी है, हम उसके शेयर फॉरफिट करते भी हैं, तो उनका इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फर्क कहां पड़ेगा बच्चे? जो सब्सक्राइब कैपिटल, मान लिया 80,000 रुपए की हमने कैपिटल ऑफर करी थी लोगों को, यानी 8,000 शेयर दिए थे, लेकिन सिर्फ लोगों ने 6,000 शेयर खरीदे 10 के हिसाब से, यानी 10 के हिसाब से, तो मतलब 60,000 की कैपिटल पे लोगों ने अप्लाई किया। अब इस 6,000 शेयर में से 500 लोग अगर डिफॉल्ट कर जाएं, है ना, 6,000 शेयर होल्डर हैं, उनमें से 500 शेयर हैं किसी एक बंदे के पास, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो वो हमको शेयर वापस लेने पड़ेंगे और वो पैसा हमको अगला वाला देगा भी नहीं देगा, तो जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, उसका अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ना बच्चे, यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट कि सब्सक्राइब कैपिटल पर आपका फर्क पड़ेगा बच्चे। ठीक है, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन कहता है कि मूल लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। Existing balance of securities premium before issuing of these debentures were ₹12 lakh, and after writing of loss on issue of debentures, the balance in securities premium was ₹2 lakh. At what rate of discount these debentures were issued? 10%, 5%, 25% and 50%। तो क्वेश्चन अगर ब्रेक करें, समझें एक बार, कहानी ये है। क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी है दैट इज मूल लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी इशू करती है 40,000 10% डिवेंचर्स, है ना। डिवेंचर का जो कॉस्ट है वो कितना है? 100 रुपये। ये लोग 40,000 डिवेंचर मार्केट में इशू करते हैं, लोगों को ऑफर करते हैं। डिवेंचर 100 रुपये का होगा और एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब कुछ परसेंट डिस्काउंट के साथ ये लोग डिवेंचर इशू करते हैं। अब डिस्काउंट कितना दिया गया ये तो हमको पता नहीं। आगे कहता है एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, और 20% प्रीमियम पर ये रिडीम किए जाएंगे। अब आपको एक बात समझ में आ रही है, जब हम जब डिवेंचर इशू करते हैं ना बच्चे डिस्काउंट पे, अगर हम डिवेंचर इशू करें डिस्काउंट पे तो हमको लॉस होता है, हाँ या ना। अगर हम डिवेंचर इशू करेंगे डिस्काउंट पे तो लॉस होगा, बिल्कुल होगा। और अगर हम रिडीम करेंगे प्रीमियम पर रिडीम करने का मतलब है आपका 100 का जो डिवेंचर है उसके बदले आप पेमेंट ज्यादा दोगे, सामने वाले को ज्यादा अगर दोगे तो फिर भी आपको लॉस होगा। अभी जो लॉसेस होती है ना, जो लॉसेस आपको होती हैं थ्रू द डिस्काउंट और थ्रू दी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यानी रिडीम करते वक्त अगर आप प्रीमियम पर रिडीम करोगे तो आपको लॉस होगा, अगर आप इशू करोगे डिस्काउंट पे तो आपको लॉस होगा। ये जो लॉसेस है ना बच्चे, ये जो लॉसेस हैं ये रिकवर करी जाती हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर अकाउंट दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये जो लॉस हमको होती हैं इशू करते वक्त डिबेंचर्स को, वो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिकवर करते हैं बच्चे, और वो हमारे पास पड़ा है क्वेश्चन है 12 लाख रुपए।
अब कहता है कि जो लॉस हमको इशू करते वक्त हुई वो रिकवर करने के बाद हमारा जो बैलेंस बचा सिक्योरिटीज प्रीमियम का वो बचा 2 लाख रुपए। तो आपको ये बताना है कि हमने इशू करते वक्त डिस्काउंट कितना दिया था, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन इतना सा पूछ रहा है कि हमने ये डिबेंचर किस रेट के डिस्काउंट पर इशू करें, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है बात। अब जरा एक बात समझें, हमारे पास हम देखें हमको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कब कब होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अगर हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की बात करें तो हमको दो वक्त लॉस हो रहा है। एक तो हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, समझ रहे हो बात, एक तो हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और एक हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर। ठीक है, एक हम रिडेम्पशन कर रहे हैं किस पर बच्चे, प्रीमियम पर। तो 2 दफे हमको लॉस हो रहा है। आ रही है आपको बात समझ में? अच्छा, कितना डिस्काउंट दिया ये तो पता नहीं, तो डिस्काउंट के नाम पे लॉस कितना हुआ ये तो हमको कंफर्म नहीं है। बट रिडीम करते वक्त अगर हमने प्रीमियम पर रिडीम किए हैं और वो 20% का प्रीमियम है तो 100 रुपए का हमारा शेयर होगा, 20% का प्रीमियम अगर निकालोगे तो 20 रुपए आएगा। तो आप लोग 40,000 डिबेंचर पर 20 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे। 100 तो आपको देना ही है क्योंकि 100 का तो डिबेंचर ही है, लेकिन आप 20 रुपी एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे। तो जो 20 रुपी एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर रहे हो 20% प्रीमियम के हिसाब से, वो आपका लॉस हुआ। तो ये हुआ बच्चे आपका 8 लाख रुपया। आ रही बात समझ में? ये आपका लॉस हो बच्चे 8 लाख रुपए। कब? रिडेम्पशन करते वक्त या रिडीम करते वक्त प्रीमियम पर आपको 8 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 12 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आपने क्या करना होता है, इस 12 लाख से इन लॉसेस को रिकवर करना होता है। तो आप ये देखिए 12 लाख रुपए आपके पास पड़े थे, उसमें से आपने 8 लाख का लॉस रिडेम्पशन वाला निकाल लिया, तो बचता है आपके पास 4 लाख रुपए। तो आपके पास 4 लाख रुपए होना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भैया आपके पास बैलेंस सिर्फ 2 लाख रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा डिस्काउंट वाला, ये वाला। ठीक है, ये डिस्काउंट वाला 2 लाख का नुकसान हुआ होगा नहीं होगा? समझ में आई? आपने हिसाब समझ में आया आपको? 12 लाख रुपए का आपके पास बैलेंस था, 8 लाख रुपए का नुकसान आपको रिडीम करते वक्त हो रहा, वो मैंने घटाया तो मेरा 4 लाख बचना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है कि 2 ही लाख बचा हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि अगर 2 ही लाख बचा हुआ है तो इस 4 लाख में से 2 लाख फिर रिकवर किए और वो डिस्काउंट के होंगे, तो अल्टीमेटली आपको नुकसान होता है बच्चे 10 लाख रुपए का। ठीक है, आपको 10 लाख रुपए नुकसान हुआ, 10 लाख का नुकसान हुआ, 12 लाख आपके पास रिजर्व पड़ा था, तो आपने 12 लाख से 10 लाख रिकवर करे, तो इसलिए आपके पास 2 लाख बैलेंस बचा है। तो अल्टीमेटली डिस्काउंट पर इशू करने से आपको 2 लाख का नुकसान होता है। समझ में आ गई? डिस्काउंट पर इशू करने से आपको 2 लाख का नुकसान होता है। और ये कितने हजार डिवेंचर थे? ये थे बच्चे 40,000 डिवेंचर। तो अब निकाल लीजिए कितना डिस्काउंट आपने दिया होगा। तो आपने डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हुए, इससे ये कैंसिल हुआ, 4 5 20। तो 5 रुपी का कह लो या 5% कह लो, क्योंकि 100 का 5% 5 रुपए ही होता है। ठीक है, तो 5% के डिस्काउंट पर आपने ये डिवेंचर इशू किए होंगे। ठीक है बात? तो बच्चे इसका जो सही आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, दैट विल बी 5%। करेक्ट बच्चे? अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर परेश एंड प्रभव, यानी एडमिशन हुआ है वासु का और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो है परेश और प्रभव, हैड डेटर्स ऑफ रुपीज 6,20,000। इन लोगों के पास 6,20,000 के डेटर्स थे। ठीक है, एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीवीडी जो इन्हें किया था वो 20,000 रुपए किया था इन देयर बुक्स। एज पर टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट्स वर रिवैल्यूड and it was found that the debtors worth rupees 15,000 turned bad and hence should be written off, which general entry reflect the correct accounting treatment of the above situation। ठीक है, अब जो कंडीशन है वो समझे, जो सिचुएशन है वो समझे हम पहले। कहानी में ये है कि भाई एक वासु है जिसको फॉर्म में एडमिट करवाया गया, जिसका एडमिशन फॉर्म में करवाया गया। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? एक परेश है और एक प्रभव है, ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। जब हम किसी पार्टनर को कंपनी के अंदर एडमिट करवाते हैं ना, किसी नए बंदे का एडमिशन फॉर्म के अंदर करवाते हैं, तो एक टर्म है ना, जो कि फॉलो करवानी पड़ती है, होनी चाहिए। वो टर्म ये है कि आपको अपनी एसेट्स और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो रिवैल्यू करनी पड़ती है, दोबारा रीचेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी रीचेक करते हैं तो कुछ ना कुछ एसेट्स में बढ़ोतरी या गिरावट, लाइकवाइज कुछ आपकी जो एसेट्स हैं उनमें मतलब बढ़ोतरी या गिरावट आएगी, लाइकवाइज लाइबिलिटी में भी वही होगा। तो अब हुआ क्या, जब एसेट्स रीचेक करी गई तो इनके पास देखा कि डेटर इनके पास 6,20,000 पहले से थे, और पीडीडी बोल लो या पीबीडी बोल लो, ये इनके पास 20,000 रुपए था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलो या प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलो। ठीक है, ये था मामला। ठीक है, तो अब जब इन्हें रीचेक किया तो इन्हें पता चला कि हमारे जो 15,000 के डेटर हैं वो तो हो गए हैं बैड। ठीक है, दे हैड टर्न इनटू द बैड, तो बैड डेटर्स बन गए। अब हमको ये बताना है कि जो सिचुएशन हुई है इसकी सही एंट्री क्या होगी या इसका सही ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। तो देखें बच्चे,
इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो वासु है उसका तो कोई कनेक्शन है नहीं इस बात से, क्योंकि उसका तो कोई मामला नहीं है। अब हमको ये जो जो सिचुएशन हुई है इसकी जो एंट्री है वो करनी है। ठीक, एंट्री आप लोग देखें, इसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, एंट्री हम लोग देखें एक बार, एंट्री हमें क्या करनी है वो इंपॉर्टेंट रहेगा अभी। तो एंट्री बच्चे क्या होगी, हम बैड डेट अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि बैड डेट के फॉर्म में हमको नुकसान हुआ है और नुकसान हमेशा, ठीक है, बैड डेट या बैड, ठीक है, बैड डेट्स कहेंगे आप, तो बैड डेट्स हमारे हो जाएंगे, बैड डेट्स अकाउंट हो जाएगा बच्चे डेबिट विथ ₹15,000। ठीक है, और 2 कर देंगे डेटर्स, क्योंकि हमारे डेटर्स की वैल्यू गिर गई है ना, तो इसलिए हम डेटर्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। आ रही बात समझ में। बैड डेट हमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि बेड होने से हमको नुकसान हुआ, और हमारे जो डेटर्स थे जिनका बैलेंस पहले डेबिट रहा होगा या किसी भी एसेट्स का बैलेंस डेबिट रहता है, अगर वो गिरेंगी, उनमें गिरावट आएगी तो वो क्रेडिट जाएंगे। ठीक है बात। और अगली जो ये बेड डेट है ना, इसकी हम रिकवरी करेंगे पीडीडी से, क्योंकि हमारे पास पीडीडी पड़ा है 20,000 रुपए, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, पीडीडी यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट, कुछ भी बोल लो आप, पीडीडी अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे बच्चे 15,000 रुपए से, है ना, क्योंकि राइट ऑफ करने की कंडीशन दी है, क्वेश्चन ने कहा है कि राइट ऑफ किया हुआ है। 2 हम करेंगे बच्चे बैड डेट, तो ये होगी हमारी रिकवरी। ठीक है, बैड डेट्स, तो ये हमारा क्रेडिट चला जाएगा विद ₹15,000। तो ये जो एंट्री, इस तरीके की एंट्री होंगी ना बच्चे, वो आपको बिल्कुल सही एंट्री होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बैड डेट हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि नुकसान था हमारा, और डेटर हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि वो डाउन चले गया, डाउनफॉल में आ गया। जो ये पीवीडी है हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि इसकी रिकवरी हम करवा रहे हैं, क्योंकि किसी जमाने में क्रेडिट रहा होगा, जो पीडीडी है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है अपने आप में, तो इसलिए डेबिट करा। और जो ये बैड डेट था जहां हमने डेबिट किया उसको हमने क्रेडिट कर दिया, तो बैड डेट से बैड डेट कट गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ने डेटर की रिकवरी करवा दी, मतलब जो नुकसान हमको हुआ वो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिकवर कर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये ए वाला ऑप्शन जो इसमें बच्चे, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम बात करें तो ये हमारा जो ऑप्शन है ए वाला, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे। ठीक है बात। देखें बच्चे, और वाला क्वेश्चन है 4th में। क्वेश्चन कहता है कि राम एंड श्याम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट शोज बिल्डिंग ऑफ एट ₹1,60,000. They admitted Mohan as a new partner for 1/4th share. In additional information, it is given that building is undervalued by 20%. The share of loss/gain on revaluation of Shyam is dash, and current value of the building shown in the balance sheet, न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी फर्म की, उसमें कितनी होगी, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है बात। तुम एक बार क्वेश्चन देखें और ब्रेक करके उसको समझें। कहानी है बच्चे, एक राम है और एक श्याम है, 2 कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है। ठीक है, इनकी जो बिल्डिंग की वैल्यू इन लोगों ने दिखा रखी है वो दिखा रखी है 1,60,000 रुपए। ठीक, आगे कहता है कि मोहन एक बंदा फर्म के अंदर एडमिट करवाया गया, इसका एडमिशन करवाया गया। फिर जब एडमिशन करवाया तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ निकलती है, या हम जब रीचेक करते हैं ना चीजों को, क्योंकि जब हम एडमिशन करवाते हैं किसी का तो अपने जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उनको रीचेक करवाएंगे। तो हमें, या जब हमने रीचेक करवाया होगा तो वहां पे क्या निकला कि बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 20% से, यानी बिल्डिंग की वैल्यू 20% कम दिखाई है, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 20% कम दिखा रखी है, ये क्वेश्चन ने कहा। ठीक है बात। अब अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम दिखा रही है तो इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा रही होगी भाई, और आपने कम दिखा दी। ठीक है, तो अब हमको ये बताना है कि जो बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या रहेगी, या वो क्या रही होगी नई बैलेंस शीट में क्या रहेगी। और जो श्याम है ना, जो श्याम है, ये जो इवेंट हुआ है, इस इवेंट से श्याम को अल्टीमेटली लॉस हुआ या फिर गेन हुआ, ये बच्चे अल्टीमेटली क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, तो देखें बच्चे, पहले तो हम बिल्डिंग की वैल्यू निकालते हैं। तो बिल्डिंग की वैल्यू रही होगी ना, वो देखो आप कितनी होगी। ठीक है, बिल्डिंग की देखो वैल्यू निकालते कैसे हैं। बिल्डिंग की अगर हम वैल्यू की बात करें, नई वैल्यू की बात करें ना बच्चे, तो हम लिखेंगे 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 आपने दिखा रखी है, इंटू करेंगे हम 100। ठीक है, और नीचे करेंगे बच्चे, ये दिखा रखी है 20% से लेस, यानी 80 करेंगे नीचे। समझ में आ गई बात। हम 20% नहीं निकाल रहे, हम ये निकाल रहे हैं कि ये वैल्यू 1,60,000 रुपए दिखा रखी है और ये वैल्यू 20% कम है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू तो पता नहीं है, तो शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है ना, लेट द ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। ऐसे नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। 1,60 जो दिया है वो लिखिए, इंटू करिए 100, अदरवाइज नीचे आता है 100 जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 आता है आपका डिनोमिनेटर में, तो अभी ऊपर लिख देंगे। और जो वैल्यू है ना बच्चे, आपने 20% कम दिखाई है, तो नीचे
100 की वैल्यू होती है या चीज हम ये मान लें कि वो चीज 100% रही होगी, है ना, तो आपने वो 80% दिखाई है। ये तो मतलब हुआ अगर आपने 20% कम दिखाया है तो इसका मतलब होगा वो चीज होगी 100%, और आपने 20% कम दिखाई तो आपने 80% दिखाई। तो कम वाले में यहाँ पर 80 कर देते हैं। अगर वो 20% ओवर वैल्यूड होती तो हम नीचे 120 कर देते हैं। ठीक है, अगर अंडर वैल्यूड होगा तो नीचे जितना कम होगा उतना 100 से लेस करके यहाँ लिख दीजिए। अगर ओवर वैल्यू होगा तो नीचे जितना मतलब 100 नीचे आता ही है प्लस करके दिखा दीजिए, है ना। अगर ये ओवर वैल्यू था तो मैं नीचे 120 लिखता, यहाँ अंडर वैल्यूड है इसलिए 80 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ 0 से 0 कैंसिल, 8 2 जार 16, तो 1 2 3 4 5, यानी ये मशीन की जो ओरिजिनल वैल्यू रही होगी या रहेगी, जो नई बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे वो तो रहेगा बच्चे 2 लाख रुपए। अब इस इवेंट से लॉस होता है कि नुकसान, ये हमको देखना है। देखो आपने मशीन की वैल्यू दिखाई, सॉरी बिल्डिंग की वैल्यू दिखाई 1,60,000, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 2 लाख। जब आपने रीचेक की तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 2 लाख रुपए निकली निकली तो अंडर वैल्यू वाले में आपको फायदा होता है। फायदा कितने का, 2 लाख माइनस 1,60,000 विल बिकम 40,000, तो 40,000 का फायदा पूरे फर्म को हुआ। मशीन सॉरी ये बिल्डिंग की जो वैल्यू आपने कम दिखाई थी, जब हमने दोबारा वो सही करी तो 2 लाख आई, दोनों का डिफरेंस जो 40,000 है वो इट विल बी कंसिडर्ड एज गेन ऑन द रिवैल्यूएशन फॉर ऑल द पार्टनर्स। अब वो ये पूछ रहा है कि भैया जो श्याम है उसको कितना मिलेगा, तो उसको मिलेगा 2, उसका शेयर है, दोनों को जोड़कर होता है 5। ठीक है, तो 5 8 जार 16, तो 8 2 जार सॉरी 5 8 जार 40, सॉरी 8 2 जार 16। तो हम मशीन की जो नई वैल्यू है या जो बिल्डिंग की नई वैल्यू है उसको हम 2 लाख रुपए दिखाएंगे, और जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ इस कंडीशन में शाम को वो हुआ 16,000 रुपए का। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। क्लियर है बच्चे बात। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, फिफ्थ वाला। द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज ₹75,000, यानी फर्म का जो प्रॉफिट था 15,000 रुपए रिजर्व काटने के बाद था 75,000 रुपी, एंड द फर्म हैड टोटल टेंजिबल एसेट्स वर्थ ₹10 लाख, यानी जो टोटल टेंजिबल एसेट्स है फर्म की वो 10 लाख रुपए हैं, एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज की बात करें तो वो 3 लाख रुपए हैं। The value of goodwill as per capitalization of average profit method was valued as ₹50,000. Determine the rate of normal rate of return. ये बच्चे हमको बात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल की बात हो रही है एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले तो हम बात कर लें कि गुडविल की वैल्यू अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड किस तरीके से निकलता है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए यहाँ गुडविल निकाली गई है, तो उसके अंदर जो फॉर्मूला होता है ना बच्चे, ठीक है, वो होता है आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय मतलब एक्चुअल नेट एसेट्स। आ रही है बात समझ में। और जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कैसे निकलता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, और यहाँ पर आपके फॉर्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये है गुडविल निकाली गई है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज करके, है ना। कैपिटलाइजेशन ऑफ या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग यूज करते हैं, या हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं, यहाँ एवरेज यूज किया गया है, तो एवरेज में गुडविल बच्ची इस तरीके से निकलती है। ठीक है, अब प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर दिया है कि भैया 75,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपए रिजर्व काटने के बाद। हमको तो एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, हमको तो चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट, तो रिजर्व हटाने के बाद नहीं, रिजर्व से पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ये बच्चे प्रॉफिट होगा आपका 90,000 रुपये, तो ये एवरेज प्रॉफिट आपका आया बच्चे 90,000। आ रही है बात समझ में। इंटू करेंगे हम 100 और अपॉन करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो हमको पता नहीं है, वो हमको बच्चे वो हमको नहीं पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म का। ठीक, अब ये हमें अगर हम बात करें यहाँ पर जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय दी है हम लोग को, उसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का, वो होता है आपकी फर्म की नेट एसेट्स कितनी है और आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है। तो फर्म की जो एक्चुअल एसेट दे रखी है वो 10 लाख रुपए दे रखी है, और जो आउटसाइड लाइबिलिटीज दी है वो दे रखी है आपकी 3 लाख। तो 10 लाख से 3 लाख लेस करोगे तो आएगा 7 लाख, तो माइनस तो 7 लाख बच्चे ये हो गया। आ रही है आपको बात समझ में। और गुडविल की वैल्यू हमें दे रखी है, लेकिन कैपिटलाइज वैल्यू हमको गिवन नहीं है। ठीक है बात, हमें यहाँ पर गुडविल देखें अगर हम, तो गुडविल की बात कहता है कि गुडविल आपकी है 50,000 रुपया। ठीक है, गुडविल आपकी हो गई है 50,000 रुपए। ठीक है, गुडविल आपकी 50,000 रुपए है, एंड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं पता, हम इसको फिलहाल एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, ये है पूरा पूरा क्वेश्चन बच्चे। तो क्या होगा, 50,000 अपनी जगह पर रहेगा, ये जो माइनस 7 लाख है इधर आएगा, तो प्लस हो जाएगा 7 लाख, है ना, और इज इक्वल टू जाएगा बच्चे एक्स। तो ये हो गया आपका 7,50,000 रुपए। अभी जो 7,50,000 आया वो आया एक्स की वैल्यू, और एक्स क्या है हमारा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। अभी जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कैसे निकलती है,
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब हुआ एपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी हमको दे दिया भाई ये कितना है आपका 7,50,000। आ रही है बात समझ में? अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया आपने, इसको आप करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, आप करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7,50,000, ठीक है। लेट्स सपोज एनआरआर को हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम ए मान ले रहे हैं, मतलब इसकी जगह पर हम ए इसको रख लेते हैं, तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 7,50,000 ए हो जाएगा, ठीक है। ये 90,000 इंटू करेंगे 100, ठीक है, तो ये बनेगा आपका कितना 1 2 3 4 5 6 90 लाख रुपए बन जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर आने वाला है, तो ए इज इक्वल टू 90 लाख अपनी जगह पर रहेगा बच्चे, और आप डिवाइड करेंगे इसको इससे 7,50,000 रुपीज है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें 3 0 3 0 ये कैंसिल हुए, इससे आपका ये 0 ये कैंसिल हुआ, तो अब ये 900 को आप डिवाइड करोगे बच्चे 75 से, ठीक है बात। तो बच्चे डिवाइड करके हो रहा है आपका 12, है ना, तो 12%। तो ए हमारा क्या था, ए हमारा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बच्चे कितना रहेगा। देख रहे हो आप कितनी सारी कैलकुलेशन है इसमें, दैट विल बी 12%, है ना बच्चे। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला याद हुआ, गुडविल वाले चैप्टर की आपको फॉर्मूला याद होंगे तब ऐसे क्वेश्चन बन पाएंगे, और गुडविल से एक एमसीक्यूज कंफर्म तौर पे आता है, कंफर्म तौर पे, ठीक है। तो इसलिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे हर टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे, जब मैं आपको एमसीक्यूज करवाता हूं तो मैं आपसे बोलता हूं कि एमसीक्यूज आपसे तब सॉल्व होंगे जब आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी जो टॉपिक है अंदर के उन पर कमांड होगी। अगर उन पर कमांड नहीं होगी तो फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा बच्चे, और वहां तुक्के नहीं चलते। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आपके एमसीक्यूज ठीक होने चाहिए, पहला इंप्रेशन है। 20 नंबर के एमसीक्यूज कम नहीं होते बच्चे, ठीक है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन के ऊपर। और दिस क्वेश्चन हमारा जो अब रहेगा अगला वाला छठा क्वेश्चन लास्ट होगा, इसमें अगेन 2 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। छठे वाले में भी 2 एमसीक्यूज हैं, उनको हम आखिरी रखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो चुकी है। बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाते हम, थोड़ा थोड़ा करके चीजों को सीखते हैं। 3 वीडियोस में आपके एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे, डोंट वरी। और 10 से 12 वीडियो मैंने आपको बोल दिया कि लगेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन रहता है बच्चे, टाइम लगता है चीजों में, ठीक है। तो हमें चीजें सीखनी है, हौले हौले सीखनी है। अब अगर आप सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करना आज से स्टार्ट कर देंगे, आपने एमसीक्यूज कर दिए टिल दी इशू ऑफ शेयर, जहां तक मैंने करवाए हैं आपको, अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ दिनों में आपके पास रिवेंजर्स के आ जाएंगे। तो एमसीक्यूज हर चैप्टर के आपके पास आ रहे हैं। इधर हम लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके होंगे, और दिसंबर का जो पूरा महीना रहेगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, 4 वाले कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, 6 वाले कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमारी बहुत बेहतरीन तैयारी होने वाली है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन अगर देखें छठा वाला, तो लिखा है कि मोहित हैड अप्लाइड फॉर 900 share and was allotted in the ratio 3:2. He had paid application money of rupees 3 per share and couldn't pay allotment money of rupees 5 per share. First and final call of rupees 2 per share was not yet made by the company. His share were forfeited. The following entry will be passed. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा। जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो एंट्री जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाता है, टू शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट जाता है, टू शेयर अलॉटमेंट, यानी जहां पर डिफॉल्ट किया होता है, जिस कॉल पर डिफॉल्ट की होती है वो कॉल, या मतलब वो कॉल हो या अलॉटमेंट हो, वट जिस भी नाम पर डिफॉल्ट हुआ होता है वो नाम क्रेडिट जाता है। तो एंट्री इसने सही करी है, और उनमें XYZ लिखा हुआ है। हियर XYZ आर ऑप्शन आपको दिए हैं कि XYZ क्या है, 6,000, 2700, 3,300, या बी वाला ऑप्शन काम करेगा, या सी वाला ऑप्शन काम करेगा, या डी वाला ऑप्शन काम करेगा। तो बताना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन की कहानी क्या है। देखो बच्चे, तो क्या है कि मोहित ने अप्लाई किए 900 शेयर के लिए किसी कंपनी के अंदर, उसने 900 शेयर मांगे। होता क्या है, जो अलॉटमेंट है वो 900 के 900 शेयर नहीं दिए गए, उसको अलॉटमेंट किया गया 3:2 के हिसाब से। 3:2 क्या है, ये 3 होगा एप्लीकेशन, 2 होंगे अलॉटमेंट। मतलब अगर आप कंपनी से 3 शेयर मांगोगे, आपको कंपनी सिर्फ 2 शेयर देगी, ये उसके अलॉटमेंट का क्राइटेरिया है, मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट है। और एप्लीकेशन का है यहाँ 3 रुपया, अलॉटमेंट का है 2 रुपया, हो गया 5। और जो फाइनल कॉल है वो अभी तक करी नहीं गई है, ठीक है। तो जो फाइनल कॉल है बच्चे वो आपकी अभी तक हुई नहीं है, ये क्वेश्चन बात कहता है आपकी, ठीक है बच्चे। अच्छा, अलॉटमेंट बच्चे 5 रुपए का, सॉरी, अलॉटमेंट है आपका 5 रुपए का, 3 रुपए का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है यहाँ पे 5 रुपए का, ठीक है। और जो फाइनल कॉल है वो 2 रुपए की हो जाएगी, जो कि अभी की नहीं है। तो इस तरीके से आपका शेयर होता है बच्चे अल्टीमेटली 10 रुपए का, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो बंदा है ना, जो मोहित है, ये डिफॉल्ट करता है विद दी अलॉटमेंट, इसलिए इसके शेयर फोरफिट कर लिए जाते हैं। और फोरफिट जब करते हैं तो एक एंट्री पास आउट करनी पड़ती है। एंट्री ये है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाता है, 2 शेयर फोरफिटेड ये क्रेडिट जाएगा, और 2 शेयर जहां पर आपने डिफॉल्ट किया, अलॉटमेंट, तो वो नाम क्रेडिट चला जाता है। इन प्लेस ऑफ दिस नेम
यू कैन राइट डाउन ऑल्सो कॉल्स इन एरियर, बट शर्त यह है कि वो पहले खुला होना चाहिए। ठीक है, अच्छा पहले तो हम ये निकाल लेंगे इसको शेयर दिए कितने हैं। ठीक है, देखो 900 शेयर इसने मांगे और वो उसको मिले 2/3 की रेशियो में। ठीक है, ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटेड, और हम क्या निकाल रहे हैं, अलॉट कितने हुए। तो जो हम निकाल रहे हैं ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटेड, हम निकाल रहे हैं अलॉटेड, तो जो निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा। ठीक है, और जो हम नहीं निकाल रहे वो नीचे आएगा। ठीक है, अब 3 3 जार 6 9 सॉरी 3 2 6 तो 600 शेयर इसको दिए, इस बंदे को दिए हमने 600 शेयर। आ रही बात समझ में। अब क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाता है, कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं, 600। कहां तक की आपने कॉल करी, आपने मांगा, एप्लीकेशन दिया उसने, अलॉटमेंट आपने मांगा उसने नहीं दिया, ये तो आपने की नहीं, मतलब आपने ये सिर्फ 2 मांगे हैं, दिया नहीं दिया बात का मुद्दा है, आपने कॉल इन दोनों पे कर रखी है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, यानी 8 रुपए की, तो 6 8 जार 48, तो ये आ गया 4800। आ रही है बात समझ में। अब 2 शेयर फॉरफिटेड, फिर देखते हैं अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा, कितने शेयर थे बच्चे, वो थे 600 शेयर, और कितने का डिफॉल्ट हो वो देखो आप, 600 बंदे के पास शेयर हैं, आप उससे मांगोगे 5 रुपए, मतलब आपने उसको 3000 की कॉल करी होगी या उससे 3000 रुपए मांगा होगा। 600 शेयर उस बंदे के पास है, आपने अलॉटमेंट का मांगा 5 रुपए, तो इससे उससे मांगा आपने 3000 रुपया। ठीक है, लेकिन बच्चे उसने आपसे 900 शेयर मांगे थे, मतलब आपने उसको 600 ही दिए, 300 शेयर का पैसा अपने पास रखा और बोला कि अगली बार एडजस्ट हो जाएगा, तो वो 300 शेयर का पैसा एडजस्ट करिए। फिर अब 300 शेयर कितना पैसा आया था एडवांस में, 3 रुपया, भाई उसने आपको 900 शेयर के साथ 3 रुपए भेजा होगा ना, तो आपने 600 शेयर तो दे दिए उसके, लेकिन 300 शेयर उसको नहीं दिए, 300 शेयर का 3 रुपया आपने अपने पास रखा हुआ है और बोला कि अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, तो अगली बार एडजस्ट करो फिर हम, तो 3 3 हो गया आपका 900, मतलब कि ये बना आपका 2100, यानी जो अलॉटमेंट है वहां पर आएगा बच्चे 2100 रुपया। आ रही बात समझ में, यहां पर आएगा 2100 रुपए। अच्छा, शेयर फॉरफिटेड में कितना आता है, बंदे ने आपसे 900 शेयर मांगे और उसके दिए 3 रुपए आपको स्टार्टिंग में, जितना भी पैसा आपके पास आया वो आपने सब फॉरफिट कर लिया, सारा जब्त कर लिया, तो नौतिया होता 2700। ठीक है बच्चे, तो ये रहेगी कहानी। तो ये जो XYZ थे वो 4800, 2700 और 2100, ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट रहेगा। होप सो अंडरस्टैंड, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और बढ़िया सा क्वेश्चन था बच्चे, और हमें आना भी चाहिए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन बच्चे से करेक्ट है, 3900, 2700 और 2100 वाला। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखें एक बार। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेनी हो फटाफट से आप लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मतलब इसी का और वाला पार्ट है। अ कंपनी फॉरफिटेड 6000 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 हैज बीन पेड, तो 4000 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एट ₹12 पर शेयर एज फुली पेड अप, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी। ठीक है, देखो कहानी में क्या है बच्चे, कहानी में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कहानी में क्या हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि कंपनी फॉरफिटेड 6000 शेयर, कंपनी ने 6000 शेयर फॉरफिट किए, ठीक हो गया है ना। फॉरफिट करने का मतलब हुआ कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं, कितना आ चुका है वो अमाउंट आप फॉरफिट कर ले। तो यहाँ ये कह रहा है कि ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स, तो ये आपने 18,000 रुपए फॉरफिट किए होंगे। ठीक है, आपने 18,000 रुपए 6000 शेयर पर फॉरफिट किए हैं। अब इनमें से आप सिर्फ क्या कर रहे हैं बच्चे, 4000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। आप इनमें से सिर्फ 4000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 4000 शेयर की बात करिए, तो 4000 शेयर का हुआ 3 रुपया, आपने एक शेयर पे 3 रुपए फॉरफिट किया ना, मैंने 6000 शेयर फॉरफिट किए, 3 के हिसाब से तो 18,000 हुआ, लेकिन आप रीइश्यू सिर्फ 4000 शेयर कर रहे हो, तो 4000 शेयर का 3 रुपए मतलब 12,000 रुपए, तो आपके पास 12,000 रुपए हैं 4000 शेयर के। ठीक है, अब आपने इनको रीइश्यू किया, इन 4000 शेयर को रीइश्यू कितने में किया, ₹12 में, जिस शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी उनको आपने 12 में रीइश्यू करे, मतलब आपको रीइश्यू करते वक्त नुकसान हुआ नहीं। अगर हमको रीइश्यू करते वक्त नुकसान होता है तो उस अमाउंट की रिकवरी हम यहां से करते हैं, 18 से नहीं करते, 12 से करते हैं, क्योंकि हम जितना करते हैं ना उतने का ही हिसाब रखेंगे। तो अब आपको रेशियो करते नुकसान तो हुआ नहीं, तो 12 का 12 आपका सेव हो गया, तो ये जो 12,000 आपका सेव हो गया, दिस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो ये जो 12,000 यानी बी वाला जो ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बच्चे हम लोग सिर्फ 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि लेंथी वीडियोस हो जा रही हैं, तो हम 3 वीडियोस में इन सारे 20 एमसीक्यूज को निपटाने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।